Yeah, fine. Now this is one of the accounting standards which they have put in the new syllabus. पहला नहीं था AS 28, अभी लेके आया, मतलब last year when they updated the syllabus they got in AS 28, as well as they got AS 15 on employee benefits and they got AS 25 on interim financial reporting. So तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो लोगों ने नए सिलेबस में इंक्लूड किया था, पहले नहीं था वो. पहला सिर्फ दिस वर डिस्कस्ड ओनली एट द सीए फाइनल लेवल, बट देन दे ब्रॉट इट डाउन एट द इंटर बिकॉज नाउ सीए फाइनल में एवरी मतलब नन ऑफ द एएस इज प्रेजेंट, एवरीथिंग इज नाउ इंड एएस ओनली. तो पहला ये तीन एएस वहां होता था, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल, impairment of assets and employee benefits. But of course what they have done is they have they have diluted it, मतलब they have put the AS but selected party रखा है. उसके चक्कर में क्या हो गया, many students don't get a flow of this because बीच बीच में जो डिफिकल्ट चीजें थे उड़ा दिए उन्होंने, खास करके तो एम्प्लॉय बेनिफिट में उड़ा दिया. तो बहुत जन को फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहता बिकॉज फ्लो ही नहीं है उसका. सुन रहे आप? So what we have done is we have put in explanations for everything, even though module में those definitions are not there, but we have put in those definitions just for understanding. Hello, खास करके employment benefit में है and impairment में what they have done is they have put in all the concepts but numericals नहीं डाले हुए. So it's very few numericals, hardly 4-5 क्वेश्चन रखा है न्यूमेरिकल्स में, बट थियरी में सब कुछ डाला है वो लोग ने. एम्प्लॉय बेनिफिट में उल्टा कर दिया, डेफिनेशंस उड़ा दिए एंड प्रॉब्लम्स भी कम ही रखा है वो लोग ने. सो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो थिंग्स हैव प्रोग्रेसिंग एज फार एज दिस एएस इज कंसर्न्ड. एग्जाम में भी एज क्वेश्चंस कम इन सो मोर थिंग्स विल बी एडेड. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. व्हेन वी से एसेट्स क्या क्या आ जाता है आपके हिसाब से, क्या क्या आ जाना चाहिए? व्हेन वी से एसेट्स मींस व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? मैं रुका है आपके लिए? बस खत्म हो गया. व्हेन दे एसेट्स they refer to PPE, they refer to intangible assets and they refer to investment properties. ये नया टर्म इंक्लूड करते जा रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इज, उसमें द वर्ड एसेट इंक्लूड्स PPE, intangible assets and इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके एएस में नहीं है, बट एज फार एज इंड एएस इज कंसर्न्ड वी हैव इंड एएस 40 विच इज ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो द मीनिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मीनिंग सिंस ये वर्ड डाला है तो मैं मीनिंग बोल रहा हूं, पूरा इंड एएस 40 नहीं कर रहा है ना, उसका फीस अलग है ना, बराबर है. हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं बताता तो सभी है. फाइन, क्यों आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. हाँ चलो, एनीवे जोक्स अपार्ट. सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज these are those properties which you have purchased for the purpose of appreciation or rental income. मतलब आप कुछ भी चीजें खरीदते हो for the purpose of appreciation और rental income. आपको कमाना है इनकम, रेंटल इनकम कमाना है, आपको यूज नहीं करना है. आप बोलते हैं मुझे यूज नहीं करना है, मुझे भाड़े पे चढ़ाना है, या इसके कारण प्राइस में जितना बढ़ेगा उतना मुझे फायदा करके कमाना है, मुझे यूज करके नहीं कमाने का है. लाइक
I may purchase a building. So when I purchase the building, I am purchasing the building for maybe समझो I purchased a building for 10 crores. So 10 करोड़ में बिल्डिंग खरीदा और मैं बोल रहा ये बिल्डिंग जो है मैं भाड़े पे दूंगा. सुन रहे आप? Then it becomes investment property. It will be covered under Ind AS 40. या मैं बोल रहा ये बिल्डिंग जो लिया है मैंने 10 करोड़ का भाड़े पे नहीं भी दे रहा हूं बट मैंने ऐसे ही रखा है. मतलब जो दिन भाव बढ़ेगा ना भाव बढ़ेगा बेच देगा मैं. सो भाव बढ़ेगा बेच दूंगा मैं. Then also it will be investment property. Like maybe your father has purchased a house and he says I have purchased a house in Lonavala. I kept it. I know I will not be going to Lonavala and transferring and staying there, but I kept it for appreciation. कल भाव बढ़ जाएगा मैं बेच दूंगा. That becomes investment property. अच्छा अभी क्या होगा? आपने एसेट ली, आपने बोला मैं भाड़े पे दूंगा या एप्रिसिएशन पे कमाऊंगा, तब तक वो इंड एस 40 में कवर्ड रहेगा. बट अभी मालूम पड़ा 3 साल 4 साल में आपको लग रहा है अरे आपका बिजनेस ही इतना ग्रो कर रहा है, तो आपको लग रहा है अरे ये बिल्डिंग ना मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करूंगा. पॉसिबल? आपने लिया एप्रिसिएशन के लिए, लेकिन मालूम पड़ा 4 साल में आपका खुद का बिजनेस इतना बढ़ गया, आपको लग रहा है अभी इसमें मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाऊंगा. तो क्या हो जाएगा? विल इट बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? नो. देन इट विल चेंज टू पीपीई. क्लैरिटी रखो. जब तक मैंने रेंटल और एप्रिसिएशन के रखा है तब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. खुद के यूज के लिए रखूंगा तो क्या बन जाएगा? पीपीई. So that shift will happen. That is why it is important to know what is what. Is this investment property or a PPE? And what that goes by definition and your intentions. So you know a word का meaning मालूम पड़ा क्या? PPE तो आपको मालूम है, intangibles मालूम है, ये नया था तो ये वर्ड ध्यान रखना. और ये वर्ड अभी कॉमनली यूज होंगे. एंड इसका मीनिंग इंटर के मॉड्यूल में नहीं है. इसका मीनिंग comes from Ind AS 40 only. That's why I refer to this. because you should know where did I get the meaning from. That meaning is not from your module. So in case you search that, so it is from Ind AS 40. Clear on it? आगे बढ़े. Now coming to the word impairment. Have you heard the word impairment? Impairment word सुना है हमने? इंपेयर मतलब क्या? चलो इंपेयरमेंट से आ जाते. इंपेयर, इंपेयर मतलब कमजोर हो जाना. एक तरह का यू आर सेइंग ना, इंपेयर मतलब यू आर पुलिंग इट डाउन. सो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट मतलब द वैल्यू ऑफ द एसेट हैज डिक्रीज्ड. कमजोर हो गया एसेट, काम का नहीं रहा. कभी मैं बोलेगा मेरा एसेट कमजोर हो गया या काम का नहीं है? कभी मैं बोलूंगा मेरा एसेट कमजोर हो गया या मेरा काम का नहीं है या उतना काम का नहीं है? हाँ, यूजफुल लाइफ कम हो गया, इकोनॉमिक लाइफ कम हो गया. और बोलिए, और थोड़ा बेटर आंसर चाहिए. नॉट रॉन्ग बट स्टिल बेटर आंसर. स्टिल बेटर आंसर. मेरा मशीन है जिसको लाइक फॉर एग्जाम्पल ए मैकडी एंड बहुत सारा सॉफ्टी आइसक्रीम वाला रहता है ना, वो मैकडी का दुकान में रहता है, या इधर ए लेन में भी there's an ice cream parlor there, they have a softy machine. तो वो जो मशीन है मालूम पड़ा उसका अर्निंग कैपेसिटी जो है साल का 10 लाख रुपए है. हम वो मशीन से साल का 10 लाख रुपया कमा रहे हैं. गॉट इट? अभी मैं कब बोलूंगा ये मशीन इंपेयर हो गया? हाँ, when the earning capacity of the machine has decreased.
मालूम पड़ा, मुझे लग रहा है ये मशीन जो है ये 10 लाख रुपया कमा रहा है आज के तारीख में, बट मेरे को लग रहा है इसका अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगा. The earning capacity will decrease. Whatever reason it decreases. If I feel, or if I have a judgment, or if I have a reading that the machine's earning capacity will decrease, that is called impairment. अब बोले क्यों होगा? कोई भी रीजन हो सकता है. एक्सटर्नल रीजन हो सकता है, इंटरनल रीजन हो सकता है. इंटरनल रीजन मतलब क्या? मालूम पड़ा वो मशीन को डैमेज हो गया. सुन रहे क्या? मालूम पड़ा उसमें चार आउटलेट्स थे. रहता ना ऐसा प्रेस करेगा, हाँ 4 आउटलेट था. मालूम पड़ा एक टूट गया, इररिपेयरेबल हो गया. तो अब क्या हुआ? पहले 4 आउटलेट था, अब 3 ही है, तो डैमेज हो गया. या मालूम पड़ा दुकान में फ्लड आ गया. दुकान में फ्लड आ गया और मशीन में पानी चला गया. तो पहले 1 मिनट में एक आइसक्रीम बनाता था, अब 4 मिनट लग रहे हैं. Got it? These are internal factors. एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? मालूम पड़ा वो जो सॉफ्टी आइसक्रीम है उसका जो रॉ मटेरियल है उसका सप्लाई शॉर्ट हो गया, या सप्लाई नहीं मिल रहा है. पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? या गवर्नमेंट ने रूल लेके आ गया कि सॉफ्टी आइसक्रीम इज अनहेल्दी, इट शुड नॉट बी सोल्ड. या गवर्नमेंट बोल रहा है तुमको सॉफ्टी आइसक्रीम बेचना है तो मेरे से लाइसेंस लो. सुन रहे क्या? या मालूम पड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, वो सेम सॉफ्टी आइसक्रीम वो दुकान में नहीं, मालूम पड़ा उसका पैक्ड वर्जन आ गया. सुन रहे क्या? एनीथिंग एक्सटर्नल फैक्टर इज हैपनिंग. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, देन दैट कैन लीड टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. तो AS28 क्या बोलता है कि अगर तुमको मालूम पड़ा तुम्हारा बुक्स में जो एसेट है उसका कैरिंग वैल्यू 50 लाख है, बट मालूम पड़ा आज के तारीख में उसका अर्निंग कैपेसिटी कम हो गया और उसका वैल्यू आज के तारीख में 40 लाख ही है, तो क्या करना चाहिए? कैन यू कंटिन्यू शोइंग इट एट 50 lakhs? नो, इट इज नॉट वर्थ 50. नाउ द वर्थ इज ओनली, तो क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस, राइट ऑफ. क्या नाम से राइट ऑफ होगा? इंपेयरमेंट लॉस. क्या नाम से राइट ऑफ होगा? इंपेयरमेंट लॉस. क्लियर है? गॉट? नो? दैट्स द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि इंपेयरमेंट लॉस जो हो रहा है वो कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल में ट्रांसफर कर देने का. क्लियर है इधर तक? हाँ, अभी हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है मीनिंग, देन वी विल प्रोसीड वन बाय वन. इंपेयरमेंट का मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है इंपेयरमेंट का मीनिंग? इंपेयरमेंट इंडिकेट्स अ रिडक्शन इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, फुल स्टॉप. Impairment arises when the carrying value exceeds the recoverable value. Carrying value means what? The value as per our ledger, हमारा ledger balance. सुन रहे क्या? Carrying value is a larger term. WDV is a shorter term. क्यों? क्या फर्क है WDV एंड कैरिंग वैल्यू में? WD सुना है ना? हाँ, उसमें और कैरिंग वैल्यू में फर्क क्या है?
वी शुड हैव रिटन नो WDV. काय को हम बोल रहे हैं कैरिंग वैल्यू? नहीं, यू आर वेरी सुपर काइंड, नो, यू डोंट आस्क. इससे मतलब वही पूछ लेते हैं. हाँ, ये कुछ बोल रही है. वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं ना. हाँ बोलिए. WDV is after depreciation, but carrying value is a larger term which may be after depreciation, which may be after appreciation, which may be after impairment loss. That is why they use the word रिटर्न डाउन वैल्यू. मतलब क्या किया है? हाँ, कम करते गया है. क्यों? डेप्रिशिएट हो गया, वेयर एंड टायर हो गया. ये कैरिंग वैल्यू वर्ड हमने पहली बार कहां इंट्रोड्यूस किया था मालूम है? इन AS10. हाँ, PPE. अंडर विच कॉन्सेप्ट? valuation models. Which model? Two models were there. Cost model, revaluation model. In cost model we use the word WDV, but revaluation model we use the word carrying value. Please go check. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ सुनिए. Go and check, I said, not check now. You just find way to get break. Well, I will check. My friend will take break. So, hey, come on, read. Carrying value का word meaning समझा क्या आपको? हाँ, आगे क्या लिखा है? This standard is applicable to PPE, intangibles and investment property. PPE कहाँ पढ़ा हमने? थैंक यू. इंटेंजिबल कहाँ पढ़ने वाले हम? 26. ये 28 है. हाँ. देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 में पढ़ेंगे हम. हाँ, ओके, क्लियर ऑन इट? समझ रहे? हाँ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि रिकवरेबल वैल्यू कैसे आएगा? क्योंकि हमने क्या बोला? व्हाट वी विल बी कंपेयरिंग विथ व्हाट? कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल वैल्यू. रिकवरेबल वैल्यू कैसे करेंगे हम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल वैल्यू? सुन लेना केयरफुली. दिस इज अ न्यू टर्म. रिकवरेबल वैल्यू के लिए क्या कंपेयर करोगे? वन, you will compare the net selling price, and other you will compare the value in use. और recoverable value क्या कंपेयर करना पड़ेगा? net selling price, value in use. What is the meaning of net selling price? आज के तारीख में इसको मैं बेचेगा तो नेट मेरे जेब में कितना आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट मेरे जेब में कितना आएगा? जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है. क्या हो सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस? ब्रोकरेज हो सकता है, कमीशन हो सकता है, लीगल एक्सपेंस हो सकता है. वो माइनस करने के बाद मेरा जेब में कितना आएगा? तो लिखेंगे हम, तो मालूम पड़ा वो 10 लाख रुपया है. वैल्यू इन यूज. व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज मतलब ये मशीन को मैं यूज में रखेगा तो कितना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो.
ये मशीन को मैं यूज में रखूंगा, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। दो ही चीज हो सकता है ना, मशीन मेरे पास पड़ा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, वन बेच दो, दूसरा वापरो, वापर के उसको कमाओ। तो कमाएगा तो हम तो फ्यूचर में कमाने वाले हैं, तो नेट सेलिंग प्राइस कंपेयर कैसे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करो। सुन रहे कि नहीं? तो समझो डिस्काउंटिंग करके ये आया 12 लाख। सुन रहे हैं आप? हाँ, तो व्हाट शुड बी माई रिकवरेबल वैल्यू, 10 lakhs or 12 lakhs? You should pick whichever is lower or whichever is higher. How many say higher? And how many say lower? How many say can't say? And बहुत जन के फेस में तो क्या हो गया, कोई भी ले लो। अरे बिजनेस कमर्शियल सेंस, तुम्हारे पास मशीन पड़े हुए हैं, तुम बेचे हुए तो 10 लाख मिलेगा, वापरेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 12 होगा। तो व्हाट शुड बी द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द मशीन? यू विल पिक वॉट एवर इज, क्योंकि इधर से हमको पैसा आने वाला है ना, तो कौन सा पैसा पिक करेगा? हाँ, तो फिर इसमें भी कंफ्यूजन, विच एवर इज हायर। सब जगह में हम लोअर ही पढ़ते हैं, बट इधर क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। तो आपका रिकवरेबल वैल्यू होगा 12 लाख। रिकवरेबल वैल्यू क्या होगा, अब सुन लेना, तुम्हारा कैरिंग वैल्यू जो है, मालूम पड़ा तुम्हारा कैरिंग वैल्यू है 11 लाख रुपया। इंपेयरमेंट है कि इंपेयरमेंट नहीं है? Is there an impairment or there is no impairment? बोलो क्यों? बुक्स में 11 लाख है और रिकवरेबल वैल्यू कितना है? तो हैज द मशीन लॉस्ट इट्स पावर? नो, इट्स नॉट लॉस्ट इट्स पावर, इट्स वैल्यूड एट 11 बट इट कैन मेक। तो हैज इट लॉस्ट इट्स पावर? तो ऐसा केस आएगा तो व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस? नील, नो इंपेयरमेंट लॉस। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछते हो तो इंपेयरमेंट लॉस कभी होगा? आपका जो कैरिंग वैल्यू है वो मालूम पड़ा है 12.5 लाख है। नाउ इज देयर एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ हाउ मेनी रुपीज? 50,000। तो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। राइट ऑफ टू विच अकाउंट? P&L। क्लियर ऑन इट? एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? हाँ, तो एक बार रीड कर लेंगे हम क्या है इसका मीनिंग। रीड करो क्या लिखा है। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, दैट इज अ सेल वैल्यू, माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली attributable excluding finance cost and income tax, only the incremental selling cost. Got the point? Next क्या लिखा है, value in use, it is the present value of estimated future cash inflows expected to arise from continuing use of the asset and salvage value. salvage value मतलब क्या, अगर उसके बाद स्क्रैप वैल्यू भी मिलने वाला है तो उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली एवरीथिंग। एंड नाउ रीड दिस डेफिनेशन। ये वाला पार्ट रीड कर लो, लास्ट पार्ट। व्हेन कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल वैल्यू, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। ये चार्ट देख लो, अभी आपको समझ में आएगा। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में क्या सबसे पहला क्या फाइंड आउट करोगे? What is the meaning of carrying value? लेजर में जो बैलेंस दिखता है,
वो किस किस चीज के बाद होगा? डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस एक ही बार होने का जरूरत है कि बहुत बार हो सकता है? बहुत बार हो सकता है। इम्पेयरमेंट लॉस सब कुछ कंसीडर करने के बाद जो बैलेंस दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिर क्या ढूंढोगे? उसमें क्या ढूंढोगे? कैसा ढूंढोगे? कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, कॉस्ट टू सेल। क्या मिलेगा? फिर क्या ढूंढोगे? कैसा ढूंढोगे? whichever is that will give you, then compare, check for the impairment. Any problem? Confusion? Pakka? How do you treat the impairment loss? हाँ, पीएनएल। एक केस में पीएनएल में से राइट ऑफ नहीं करना है, ये हमने पढ़ा है AS10 में। अगर पहले इम्पेयरमेंट लॉस के पहले डैश वुड हैव हैपेंड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें और एक वर्ड मिसिंग है, हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस, गुड थिंकिंग। अरे वो थिंकिंग, गुड थिंकिंग बोल रहा है, तुम कुछ तो सोचो, हाँ बराबर बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तू मत बोल, तू क्यों बोल रहा है? You have to be at least have that thought process, no? आपका बॉडी लैंग्वेज में हाँ तू बोला तो क्या हो गया? चेक तो करो बराबर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, दैट मच तो यू हैव टू फाइंड आउट। अरे वो बोला तो आपको ऐसा लगना चाहिए, हाँ यार सही बोल दिया इसने, ऐसा आपने, हाँ तो क्या हो गया, बोला तो बोला। अरे दैट फेज में there has to be fast change. Somebody is answering you, अरे हाँ यार मिस कर दिया मैंने, कुछ नहीं तो कम से कम एक्टिंग तो करना चाहिए, हाँ मिस कर दिया, कुछ मिस की नहीं किया। हाँ अभी एक्टिंग बाद में, नेक्स्ट राउंड में करना, अभी नहीं। वेरी गुड। इन केस देयर इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस बिकॉज देयर वाज अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन द पास्ट, पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, मालूम पड़ा 40,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, मतलब हमने एसेट का वैल्यू का एप्रिशिएट करके रखा था 40,000 से, आज इंपेयरमेंट लॉस है 50,000 का, तो कहां से राइट ऑफ करूंगा? सबसे पहला रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर जो बाकी बचेगा पीएनएल में जाएगा। गॉट माय पॉइंट? रीड कर लो एक बार क्या लिखा है। It should be written off immediately an expense to the, in case there is an existing revaluation surplus, then the impairment loss should first be written off against the revaluation, and excess loss, if any, should be written off against the profit and loss account. Done? Any problem? Confusion? पक्का? ध्यान है? नोट डाउन कर ले। क्या और एक पॉइंट डिस्कस करना है? और एक पॉइंट डिस्कस करना है। क्या लिखा है हमने हेडिंग? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग बता दो चलो। रुका है मैं, हेडिंग पढ़ा आपने, मीनिंग बता दो। हाँ ये बोल रहा मैं गेस करूंगा। क्यों रिवर्सल, क्यों रिकवरेबल बढ़ गया?
एनीवे पार्ट ऑफ हिज आंसर इज राइट, सेकेंड पार्ट इज आंसरिंग। ये बोल रहा है हमारा जो केस था, सुन लेना, हमारा जो केस था कैरिंग वैल्यू था रुपीज 12.5 lakhs और हमारा रिकवरेबल वैल्यू था 12 लाख रुपया, तो ऑब्वियसली इंपेयरमेंट लॉस था 0.5 lakhs, बराबर है? God don't know. And after 2 years time he is saying now the recoverable value has suddenly become 15 lakh. If the recoverable value has become 15 लाख रुपया एंड मालूम पड़ा यहां पर जो एसेट है मेरा, सुन लेना केयरफुली, सपोज दिस वाज द 31 मार्च 2022, तो 2022 में मेरा कैरिंग वैल्यू कितना रहेगा अभी, समझ ना, इंपेयरमेंट लॉस के बाद, इंपेयरमेंट लॉस के बाद कितना होएगा मेरा कैरिंग वैल्यू, बोलो? 12.5 था, इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ किया तो 12 लाख रुपया हो गया ना? हेलो, अब जरा ध्यान से सुन लेना, हमने डेप्री किया 2 साल, 2 साल डेप्रिसिएशन अप्लाई किया, मालूम पड़ा डेप्रिसिएशन पर ईयर इज 1 लाख एग्जाम्पल, सो 1 लाख पर ईयर डेप्रिसिएशन है, 2 साल का 2 लाख रुपया हो गया, सो 10 लाख रुपया जो है ये मेरा कैरिंग वैल्यू है एज ऑन 31 मार्च 2024, एंड यहां पर रिकवरेबल वैल्यू ऑन 31 मार्च 2024 इस 15 लाख रुपया। क्यों बढ़ गया रिकवरेबल वैल्यू, क्यों बढ़ गया? चलो मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्यों कम हो गया उसका एग्जाम्पल दिया था, तो क्यों बढ़ गया? मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था वो हटा दिया, गवर्नमेंट ने जो बोला था नहीं नहीं सॉफ्टी आइसक्रीम के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए और हर एक दुकान में सिर्फ एक लाइसेंस मिलेगा, तो अभी गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया, बोला नहीं नहीं अनलिमिटेड बेचना है सॉफ्टी आइसक्रीम बेचो, या मालूम पड़ा रॉ मटेरियल का जो प्राइस था कम हो गया, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया तो रिकवरेबल वैल्यू भी बढ़ गया, तो रिकवरेबल वैल्यू भी बढ़ गया, तो ये 15 लाख हो गया आज के तारीख में, जबकि मार्केट में प्राइस हमारा कैरिंग वैल्यू सिर्फ 10 लाख है, तो व्हाट विल डू, रिवर्स, will reverse the impairment loss, that is called reversal of impairment loss. Are you listening? समझ में आ रहा है कि आपको? अभी आप कैसे करोगे इंपायरमेंट लॉस और कितना तक अलाउड है इंपायरमेंट लॉस, अब कितना तक रिवर्स कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिवर्सल तो अभी आपको समझ गया, अभी कहां तक रिवर्सल अलाउड है, तो व्हाट दे आर सेइंग इज, सुन लेना केयरफुली, वो बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर ये मशीन में इंपायरमेंट लॉस नहीं होता, अगर ये मशीन में इंपायरमेंट लॉस नहीं होता तो आज के तारीख में उसका कैरिंग वैल्यू क्या होता, सुन रहे क्या आप? गेटिंग? So they are saying find the carrying value of the machine with normal depreciation without any impairment loss. Are you getting my point? उसको फ्रेश रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर करो, आपका रिवर्सल शुड बी मैक्सिमम ऑफ द carrying value without impairment loss and the recoverable value, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझा आपको? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देख लेना, इधर आई एम राइटिंग एन एग्जांपल, आंसर करना बराबर से, स्टेप्स चाहिए मेरे को।
लिसन, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू. समझो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 100 रुपीज. 10 साल का लाइफ है. सुन रहे हैं आप? समझो ये मशीन खरीदा मैंने 2020 में, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 100. डेप्री किया 2 साल. बोलो 2 साल का डेप्री करेंगे तो कितना डेप्री होगा? 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 20 रुपए का डेप्री हो गया. मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं सो आपको समझ में आएगा. सो WDV कितना हो गया आपका? 80. एग्री विद दिस? इधर मैंने रिकवरेबल वैल्यू ढूंढा, मालूम पड़ा रिकवरेबल वैल्यू 75 है. कितना है? तो अभी बोलो क्या करना पड़ेगा? माइनस, हाँ ऐसा पूरा बोलो ना, माइनस इंपेयरमेंट लॉस कितना? 5. सो द रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू. अब मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? WDV के जगह पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? नाम में चेंज कर दिया मैंने. अभी तक क्यों WDV चलता था? सिर्फ डेप्री था और कुछ था ही नहीं. अब क्या आ गया? तो अभी WDV नहीं है, लॉस भी है उसके अंदर. इधर भी आप कैरिंग वैल्यू बोलोगे तो चलेगा, बट आपको आप यूज तो नहीं है, तो मैंने बोला वही नाम यूज करता हूं मैं. एग्री? हाँ. अब 2 साल और डेप्री लगे. सपोज दिस इज द बैलेंस ऑन 31 मार्च 22, 2 साल के बाद. एग्री विद दिस? अब बोलो, अभी वापस 2 साल का डेप्री करो. बोलो कैसा करेगा डेप्री? रुका है, मैं नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए मैंने खास पेज निकाल के कर रहा हूं. मैं इसलिए पेज निकाल के कर रहा हूं, सो आई एम नॉट एज्यूमिंग एनीथिंग. $75 डिवाइड बाय 8. यू कैन नॉट से 10 रुपया रहेगा. इंटू क्या? 2. तो कितना आएगा डेप्री? हाँ 18. ठीक है 18.75. सो 18.75 का डेप्री होगा. तो कैरिंग वैल्यू जो है 31 मार्च 24 को कितना होएगा बोलो? 56.25. ये समझ में आया आपको? हेलो? आज के तारीख में मेरा रिकवरेबल वैल्यू जो है वो हो गया 59. कितना हो गया? द क्वेश्चन इज मैं कहां तक रिवर्स कर सकता हूं? तो मैंने क्या बोला? सबसे पहला यू हैव टू फाइंड द कैरिंग वैल्यू विदाउट. हाँ तो बोलो कहां से मुझे टेक ऑफ करना पड़ेगा मेरा कैलकुलेशन? हाँ गुड. सो 31 मार्च 22 को मेरा कैरिंग वैल्यू था 80. माइनस क्या करूंगा बोलो? बोलो 80 डिवाइड बाय 8. 8 ना? थैंक यू गॉड, आई एम स्ट्रॉन्ग. 20. तो कैरिंग वैल्यू क्या होएगा? 60. समझा? तो वो लोग बोलता है कंपेयर व्हाट? कंपेयर द कैरिंग वैल्यू विदाउट इंपेयरमेंट लॉस and the recoverable value, and the reversal should not exceed higher of the two. ये दोनों में से मतलब क्या बोलते हैं? ये जो आप रिवर्स करने के बाद इनको एक्सीड नहीं करना चाहिए. रिवर्स करने के बाद द कैरिंग वैल्यू शुड नॉट एक्सीड देम. मतलब मैं कितना तक रिवर्स कर सकता हूं? इनको एक्सीड नहीं करना चाहिए बोल रहा हूं. अगर मैं 60 करूंगा तो इनको एक्सीड होगा कि नहीं होगा? किसको एक्सीड हो जाएगा? 59. आफ्टर रिवर्सल it should not exceed what? The recoverable value at that time
and carrying value without impairment loss. So what is the maximum you can reverse? 59. तो 59 तक मैं रिवर्स कर सकता हूं. तो व्हाट विल बी द रिवर्सल ऑफ इंपायरमेंट लॉस? कितना रिवर्सल होगा इंपायरमेंट लॉस का बोलो? तो ये क्या होएगा? ऐड होएगा कि लेस होएगा? बोलो. तो क्या लिखूंगा? ऐड रिवर्सल ऑफ इंपायरमेंट लॉस. तो व्हाट माइनस व्हाट बोलो? 59 minus 56.25, 2.75. So the revised carrying value will be 59. क्लियर है? मतलब ये दोनों में से किसको पिक करने का? लोअर, एंड द डिफरेंस ले लेने का. इसलिए मैंने क्या बोला? आफ्टर रिवर्सल इट शुड नॉट exceed what? Recoverable value at that time and the carrying value without impairment loss. अगर आप गलती से बोलेगा मैं 60 पिक कर लिया और 60 तक रिवर्स करेगा, क्या गड़बड़ होगा मालूम है? अगर आप बाई चांस मिस्टेक से 60 लिख दिया, क्या गड़बड़ होगा? ये 60 दिखेगा और ये 59 दिखेगा. फिर क्या बोलेगा? कितना कॉमेडी लगेगा. हाँ, अभी आज ही रिवर्सल किया, आज ही बोलता है इंपेयरमेंट लॉस हो गया. वो जिनको कॉमेडी भी नहीं समझ रहे हैं, समझो बाई मिस्टेक कर दिया तुमने, तुम ऐसा जोश जोश में कर दिया, 60 बना दिया इसको, फिर बोलेगा रिकवरेबल वैल्यू कम है, फिर राइट ऑफ करो. इसलिए क्या करना है? इट शुड नॉट एक्सीड व्हाट? रिकवरेबल वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू. क्लियर है? किसी को डाउट, कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? पक्का है? फाइन. क्या क्या रीजन बोला था इंपेयरमेंट लॉस का मैंने? कभी का क्यों रीजंस क्या क्या बोला था मैंने? हाँ, फ्लड आ गया. हाँ, मशीन नहीं चलता था, टूट गया. हाँ हाँ, हेडिंग यहां पर लिखा है मैंने. क्या लिखा है? इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट. क्या क्या है? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स. क्या क्या है? एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल प्रोहिबिशन, एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, market capitalization less than the book value, adverse effects due to lockdown, internal indicator, physical damage to the asset, continued cash loss. सबका एग्जाम्पल चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए. हाँ, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं. सबका मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए. प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल. या स्टोरी बना रहा है तो भी उस स्टोरी में कुछ दम रहना चाहिए. हाँ हाँ, क्या हो गया? ये बंद कर दूं? एसी बंद कर दो. तुम कभी कभी आता है ना, इसलिए ऐसा मालूम नहीं पड़ता है. हम लोग ऐसा पूछते रहते हैं, भाई आया नहीं, बोलते बाहर गए, ऐसा घूम रहा है ऐसा. कोई बोला नहीं नहीं वो फाइनल देने वाला है डायरेक्ट. हाँ, एनीवे अभी 30 सेकेंड ही बाकी है. ठीक है, चलो जाने दो, फटाफट सोचो वापस.
ओके ओके डन. हाँ बोलिए. एनी वन ऑफ यू, एनी वन यू कैन चूज एंड टेल द एग्जाम्पल. फ्रीडम टू चूज फ्रॉम एनी वन एंड स्टार्ट. हाँ ये लोग बोलने को रेडी है, बाद में बोलो मत, वो लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग में से बोलना है, किसी को बोल दो. हाँ शी इज सेइंग आई विल स्टार्ट. वो बोलता है एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर. जियो का एंट्री आया, बोला ना फ्री फ्री फ्री, डेटा फ्री. बोला काय को पड़ता है, टिंगलिंग टिंगलिंग करो फ्री में, है ना. हम रिच बनेगा तुम गरीब बनो. अपन भी बोला वांदा नहीं, हमको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन टिंगली टिंगली रहना चाहिए. तो देयर नेटवर्थ वेंट अप, दे ग्रू देयर नेटवर्थ एंड बिकेम द टॉप, क्या बोलते हैं, मोस्ट वेल्दीएस्ट, टॉप 3. और अपना नेटवर्थ का तो अपने को पता ही नहीं रहता है. एनीवे गुड एग्जाम्पल. और बोलिए. हाँ शी सेइंग. किसके कारण? कोरोना. ये बोल रहा है कोविड के टाइम थिएटर्स मॉल बंद हो गया ना, तो ऑब्वियसली थिएटर्स एंड ऑल गॉट शट डाउन, मॉल्स गॉट शट डाउन. तो क्या हो गया, उनका अर्निंग कैपेसिटी कम हो गया. पीवीआर लॉस्ट ह्यूज मनी. व्हाट माय पॉइंट? यस, अर्निंग कैपेसिटी तो कम हो गया ना आने वाला साल के लिए. यस, और बोलिए. हाँ हाँ सुनो प्लीज फटाफट. हाँ एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वेरी गुड. और बोलता है जैसे ही पेन ड्राइव आया, जो सीडी बनाने वाला था उसका धंधा खराब हो गया. अरे वो सीडी आता था मतलब स्टील का, हाँ हाँ, उसका बिजनेस डाउन हो गया, पेन ड्राइव आ गया. What did I know? या कोडैक फिल्म वाला था. अरे वो थिएटर में दिखा बड़ा फिल्म, ऐसा गोल गोल घूमता है ना वो. हाँ दैट, उसका मोनोपोली वाज विथ कोडैक फिल्म्स. बट जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज एंड नाउ द रिले इज डायरेक्टली डन फ्रॉम द हेड ऑफिस. Neither PVR, none of them have reels. It's directly relayed through satellite. सैटेलाइट से रिले होता है, तो फिल्म वगैरह कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. सो कोडैक लॉस्ट ह्यूज मनी इन दैट. बराबर बोल रहे हैं. और खत्म हो गया. लीगल प्रोहिबिशंस, मेनी स्टेट्स, मालूम पड़ा यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स सुना है ना, द वंस हु मेक लिकर एंड ऑल. नहीं सुना है, ठीक है, अच्छी बात है. सो यूनाइटेड स्पिरिट्स और किंगफिशर तो सुना है. हाँ. तो किंगफिशर वाला जो है, उनका जो कंपनी है, आई थिंक इट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स. तो वो लोग का जो कंपनी है, सपोज दे हैव टेकन लाइसेंस फॉर सेलिंग लिकर इन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. तो ऑल द स्टेट्स इन इंडिया का लिकर लाइसेंस लिया 100 करोड़ में. तो मालूम पड़ा उसमें 7-8 स्टेट ने लिकर बैन कर दिया. तो क्या हो गया, लाइसेंस का वैल्यू कम हो गया, क्योंकि 100 करोड़ भरा अपन ने सब स्टेट्स का, उसमें 10 स्टेट ने बैन कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ द लाइसेंस हैज डिक्रीज्ड. इंपेयरमेंट लॉस करना पड़ेगा. आर यू क्लियर ऑन इट? फाइन. और क्या था? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू. ना मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा ढूंढते हो मालूम है आपको? नहीं मालूम है. बुक वैल्यू कैसे ढूंढते हैं मालूम है आपको? मालूम है? वो भी नहीं मालूम है. दैट्स नेटवर्थ. नो, जो आपके बुक्स में वैल्यू है, दैट इज आफ्टर नॉर्मल डेप्रिसिएशन. बट आपका कंपनी का कोई वैल्यू ही नहीं है, मार्केट शेयर ही नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल एमटीएनएल. एमटीएनएल सुना है कि नहीं सुना है?
इट्स लिस्टेड कंपनी, उसका मार्केट का शेयर प्राइस रहेगा 10 रुपया, 11 रुपया, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 100 करोड़ का, बट बुक वैल्यू जो है वो 500 करोड़ का है. Which is a true indicator? Book value is a true indicator or market capitalization is true indicator? मार्केट क्या भाव देने को रेडी है वो इंपॉर्टेंट है. आपका बिल्डिंग में जो घर है वो बिकता है 2 करोड़ में, लेकिन आपका परिवार बोलता है नहीं नहीं हमारा घर तो 4 करोड़ का है. मार्केट में बिकता ही 2 करोड़ का अक्रॉस द फ्लैट्स, आपका परिवार बोला नहीं नहीं 4 करोड़ 120%. बोला क्यों? हमने बैलेंस शीट में लिखा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. आप बोले नहीं नहीं देखो हमने फ्लैट लिया भले ही 2 करोड़ का, लेकिन हमने 2 करोड़ का इंटीरियर किया है, तो आपने ऐड करके उसका बुक वैल्यू जोड़ के रखा है 4 करोड़. पर कोई भी आता है वो देखता है इंटीरियर हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि इंटीरियर तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हम तो तोड़ेंगे, हम तोड़ के करेंगे, अभी हम तोड़ने का कॉस्ट है वो भी हम रिकवर करेंगे. तो आपने तो बहुत डिजाइन बना के ऐसा लिखा है 4 को, विच डजंट मेक सेंस. आर वी कम्युनिकेटिंग? देन फिजिकल डैमेज तो बोल दिया मैंने. कंटिन्यूड कैश लॉसेस मतलब क्या? ईयर ऑन ईयर यू आर मेकिंग लॉस, मीन्स asset needs to be tested for impairment. Now why did I show you this list? Impairment testing जो है वो हर साल नहीं करते. AS28 impairment testing is not done every year. It is done only when there is an indicator. क्यों ऐसा हर साल नहीं करने का और इंडिकेटर रहेगा तो ही करने का? क्यों ऐसा? ये तो अच्छा बात है कि हर साल टेस्ट करो. एनीवन? थोड़ा बिजनेस ट्यूनिंग रहना चाहिए. कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आप मन में क्या बोल रहे? बोलिए. आपको मेरा क्वेश्चन समझा ना मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने बोला इंपेयरमेंट टेस्टिंग AS28 हर साल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? एंड व्हाई इट शुड बी डन ओनली व्हेन देयर इज इंडिकेटर्स. इफ देयर इज नो इंडिकेटर दे आर सेइंग डोंट डू इंपेयरमेंट टेस्टिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ माय क्वेश्चन. हाँ बोलिए. बोलो मैं रुका है, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूं. आप बोले सर भूल गया. सॉरी. Done? Finished? He's saying. नहीं, और थोड़ा better answer. You don't do impairment testing every day, every year, because it's an expensive process. Any exercise you do cost money. आपको बैठ के मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, नेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया. अभी आप जब भी बुक में लिखते हो नेट सेलिंग प्राइस इतना है, तो यू कैन नॉट जस्ट पुट अ नोट, यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द वैल्यूअर. somebody qualified has to write and give, हाँ इसका नेट सेलिंग प्राइस इतना है, बेचेगा तो इतना पैसा मिलेगा. You cannot just write. You have to get the source, you have to get the certificate. आप बोलोगे वैल्यू इन यूज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैठ के फ्यूचर कैश इनफ्लोस प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, विच इज अ टास्क. हेलो, यू विल रिक्वायर एक्सपर्ट, यू विल रिक्वायर मार्केट रिसर्च. वो करने के बाद कैश इनफ्लो आएगा, फिर उसका इंटरेस्ट रेट ढूंढो, क्या प्राइस में डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा ना. तो मेरा बिजनेस का रिटर्न क्या है वो निकालना पड़ेगा. आर यू लिसनिंग?
नहीं समझो, ये प्रॉपर्टी जो है मेरा, वो प्रॉपर्टी है लंदन में, वो प्रॉपर्टी है लंदन में, तो मैं कमा रहा हूं पाउंड में। आप सुन रहे क्या? तो पाउंड में कमा रहा हूं, तो द क्वेश्चन अराइजेस, इंटरेस्ट रेट किसका लेने का? इंडिया का इंटरेस्ट लेने का कि यूके का इंटरेस्ट रेट लेने का? है इंटर में, ये इंटर का क्वेश्चन है। नहीं तो आपको लगेगा दादागिरी कर रहे हैं, देखो इंटर का क्वेश्चन है। आपको मेरा क्वेश्चन समझा? माई सब्सिडरी इज इन यूके, माई सब्सिडरी इज इन यूके, जिसका मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग करा रहा हूं, द अर्निंग्स फ्रॉम यूके इज इन पाउंड्स। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हेन आई एम डिस्काउंटिंग, आई शुड यूज द यूके का इंटरेस्ट रेट और इंडिया का इंटरेस्ट रेट? बोलो। नो, यूके। क्यों? जब भी आप पाउंड में, जब भी आप पाउंड में काम करते हो, पाउंड का वैल्यू जो है दैट विल टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन देयर। हमने ये कहां सीखा था? हमने सीखा था AS 11 में, जब भी लोन ले रहे थे ना, तो जब भी तभी का डॉलर प्राइस लिया था ना, तो जो डॉलर प्राइस लिया था तो इंटरेस्ट रेट उधर वो देश का ही लगाया था। एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। आप जिसने AS 11 नहीं पढ़ा उसका कोई रीजन नहीं है कि आपको नहीं मालूम होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो जो AS 11 नहीं पढ़ा, मालूम होता तो बोल रहा था ना मैं। अरे भाई तो 10 में कहां बोला? 10 तो तूने पढ़ा था, 10 में थोड़ी याद आया तुमको। क्या हुआ? 10 नहीं पढ़ा आपने? ओ माय गॉड, थैंक यू। अच्छा नहीं तो बोलता था ना आप। हाँ, वो बाकी बाजू वाला था ना तुम्हारा जो पढ़ के बैठा है। चलो मैं फिर भी याद करूंगा, आपने जब भी बोला तो ठीक है, ठीक है फाइन। अच्छा अभी मैंने 28 में बोल दिया ना, जब 10 में आएगा तो अभी बोलना, तो रिवर्स टेस्टिंग करेंगे हम। क्या सर आपने 28 के टाइम बोला था रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, तो क्या करना है? आई विल रिमेंबर। ठीक है, चलो राइट डाउन, लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन विल आस्क। हेडिंग दे दो AS 28, AS 28 heading impairment of assets, impairment of assets, point number 1, heading meaning, point number 1, heading meaning, that's part 1, huh? Part 1 heading meaning. Write down sub point 1 impairment, sub point 1 impairment. Write down impairment indicates a reduction in the earning capacity, indicates a reduction in the earning capacity of the asset, reduction in the earning capacity of the asset, full stop. Impairment arises when the carrying value exceeds the recoverable value. Underline the word carrying value exceeds the recoverable value. Full stop. Next line. This standard is applicable
to PPE, to PPE, PPE ब्रैकेट AS10, ये आपका समझने के लिए लिखा है, कॉमा इंटैंजिबल एसेट्स, बट कम से कम नंबर्स याद हो जाएंगे, इंटैंजिबल एसेट्स ब्रैकेट AS26 and investment properties. क्लियर है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग मालूम होना चाहिए, याद है ना? ये तो पेंसिल से लिख के रखो, पेंसिल से लिख के रखो। मैं नहीं बोलने वाला हूँ, बाजू वाले को पूछ लो कि उसको याद है क्या, उसको भी याद नहीं है तो लिखो उसको भी याद नहीं था, हम दोनों को याद नहीं था, खत्म। डन, लिख दो। सब पॉइंट 2, what is investment property? The property is held for appreciation, appreciation or rental income or both, rental income or both. Right on. Sub point 2 heading, net selling price, net selling price bracket NSP. Right on. NSP is equal to fair value bracket sale value minus cost of disposal. Next line, cost of disposal, cost of disposal are the incremental cost directly attributable to the sale of the asset, excluding finance cost and income tax expenses, excluding finance cost and income tax expenses. Done. Sub point 3, value in use. Sub point 3, value in use. Write down. Value in use. लिखो. It is the present value of estimated future cash inflows. Present value of estimated future cash inflows expected to arise from the continuing use of the asset, and salvage value. नीचे लिखो note number 1, estimated future cash inflows
estimated future cash inflows should not include cash inflows and outflows due to financing activities and income tax. Note number 2. In case of foreign currency future cash inflows, comma, the discounting of cash inflows should be done using discount rate appropriate for that currency. I hope you are clear on it. Next, sub point number 4. लिखो recoverable value. Sub point 4 heading recoverable value. Write down. Recoverable value is higher. Of net selling price and value in use. Net selling price और value in use. Underline the word higher. ये तो normally हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो ध्यान रखना. Clear or not? Clear? Next sub point number 5. लिखो carrying value. It is the ledger balance. Of the asset as per books. Full stop. It is generally cost less accumulated depreciation less impairment loss if any in the past, etc. Next, point number 6. Add on. When carrying value greater than recoverable value, underline करो, next line. Impairment loss is equal to
carrying value minus recoverable value. Impairment loss is equal to carrying value minus recoverable value. Correct? Next, number 7. When carrying value is less than recoverable value, carrying value less than recoverable value, then next line, impairment loss is equal to बोलो क्या होना चाहिए? नील. Impairment loss is equal to nil. देखा आपने? नेक्स्ट पार्ट 1 हो गया. पार्ट 1 मीनिंग आ गया सबका. नेक्स्ट पार्ट 2 हेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Treatment of impairment loss of an asset. Treatment of impairment loss of an asset. Add on sub point A. Add on. It should be immediately written off. It should be immediately written off as an expense to profit and loss account. As an expense to profit and loss account. Sub point B. In case there is an existing revaluation surplus, in case there is an existing revaluation surplus balance, comma, then the impairment loss should be first written off against revaluation surplus, and excess loss bracket if any should be written off against profit and loss account. Clear hai? Thoda no. Next part 4. Part 3. Reversal of impairment loss of an asset. Reversal of impairment loss of an asset. Add on. In case there is a subsequent increase, in the recoverable value due to an improvement in the service potential,
service potential of the asset, then reversal of impairment is permitted. And then reversal of impairment is permitted. Underline the word service potential. Underline word service potential. Done? Next line. Next line. This reversal is possible. This reversal is possible for all assets bracket except goodwill. What is the meaning bracket except goodwill? Goodwill में reversal of impairment loss नहीं हो सकता. Next line. Steps for reversal. Steps for reversal. Add on. Step 1. Step 1. Find carrying value of the asset. Find carrying value of the asset. Bracket. That is after depreciation. That is after depreciation. And ignoring impairment loss. And ignoring impairment loss if any. Impairment loss if any. Bracket closed. As on the date of reversal. As on the date of reversal. Done. Step 2. Step 2. Find the recoverable value. Find the recoverable value. Find the recoverable value of the asset. Of the asset as on the date of reversal. Next. Step 3. Step 3. Compare the carrying value. Compare the carrying value. Bracket step 1. Bracket closed. And recoverable value. Bracket step 2. Bracket step 2. Full stop. Select the lower value. Select the lower value. Next. Step 3. Step 4. Step 4. Add on. Impairment loss reversed is equal to. Impairment loss reversed is equal to. Is equal to. Carrying value. Carrying value में मत लिखो, कट करो. Value
from step 4, sorry, value from step 3, value from step 3 minus the carrying value after impairment loss and depreciation. After impairment loss and depreciation. Next, step 5. If the impairment loss was originally transferred to P&L, the impairment loss was originally transferred to P&L, then the reversal of impairment loss, should also be transferred to P&L account, bracket credit side. Reversal of impairment loss should also be transferred to P&L account, bracket credit side. Next, step 6. If the impairment loss was originally adjusted with revaluation surplus, then the reversal of impairment loss will also be written back to the revaluation surplus account, to the extent it was adjusted earlier. Full stop. Any excess should be recognized as income in P&L. Any excess should be recognized as income in P&L. क्लियर है इधर तक? एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर. And on example, original cost ₹100, life 10 years, purchased on 1st April 2020, full stop. Recoverable value, data लिख लो. Recoverable value on 31st March 2020, ₹75, and recoverable value on 31st March 2024,
equal to rupees 59, equal to rupees 59. क्लियर है इधर तक? क्लियर, डन. क्या क्या डेटा लिखा है आपने? ओरिजिनल कॉस्ट 100, लाइफ 10 years, परचेज्ड ऑन 1st April 2020, recoverable value on 31st March 2022 is 75 and recoverable value on 31st March 24 is 59. लिखा ना आपने? Yes, no? हाँ तो कैलकुलेशन करो, राइट डाउन. 1st April 2020, ओरिजिनल कॉस्ट 100. 1st April 2020, original cost 100 less depreciation for 2 years, less depreciation for 2 years, bracket 100 upon 10 into 2, 20. Therefore 31st March 22 carrying value slash WDV 80. क्या बराबर ना? Clear or no? Next line. Less impairment loss, less impairment loss, bracket carrying value 80 versus recoverable value 75. क्या बराबर ना? Therefore 80 minus 75. तो कितना आ जाएगा? 5. किया 5. लो उसके बाद 31st March 22 रिवाइज कैरिंग वैल्यू 75. डन. उसके नीचे लेस depreciation for 2 years, less depreciation for 2 years, bracket 75 upon 8 into 2, हाँ किधर? इसमें? हाँ लेकिन ये WDV रिवाइज हो गया ना. हमने पढ़ा था ना कि अगर आपका कैरिंग वैल्यू चेंज होता है तो आगे का जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे आएगा? जो नया कैरिंग वैल्यू पे आएगा ना. इवन लाइफ कम हो गया तो हम क्या करते हैं, वो जो कैरिंग वैल्यू वो तारीख को है उस पे ही नया लाइफ अप्लाई करते हैं ना. समझो इसके बाद मुझे लगा 5 साल का ही लाइफ है तो मैं क्या करूंगा? 75 डिवाइड बाई 5 करूंगा. हाँ चलो, क्या हो गया? क्लियर है? डाउट है? क्या हो गया? कंफ्यूजन है कि क्लियर है? तो 75 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 18.75. Therefore 31st March 24 carrying value 56.25. थोड़ा नो. चलो अभी यहां पर यू लो डू वर्किंग. नीचे जगह छोड़ दो 4-5 लाइन, नीचे लिखो वर्किंग, वर्किंग नोट लिखो वहां पर. कैलकुलेशन ऑफ
carrying value, calculation of carrying value on 31st March 24 after depreciation but without impairment loss. After depreciation but without impairment loss. सुन रहे तो कर दो. 31st March 22 carrying value is 80. Carrying value is 80. उसके नीचे less depreciation for 2 years. So 80 upon 8 into 2, 20. Therefore 31st March 24 carrying value 60. Got or no? Next line. 31st March 24 recoverable value rupees 59. Rupees बराबर. Maximum reversal of impairment loss will be up to lower of क्या above carrying value and recoverable value of above carrying value and recoverable value, that is lower of 60 and rupees 59. तो किधर तक करने वाले आप? 59. क्या किया मालूम पड़ा क्या? जो स्टेप्स में लिखा है वही लिखा है मैंने. क्या वर्किंग? नेक्स्ट लाइन. तो अब इधर आ जाइए आपका ओरिजिनल में. एड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ब्रैकेट 59, that is working note 1, minus 56.25, that is 2.75. समझ में आ रहा है आपको? therefore revised carrying value 59. रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू 59. समझ में आया आपको? अभी आगे डेप्रिसिएशन करना है तो किस पे करेगा डेप्रिसिएशन अभी? फॉर 59. हाँ तो 59 डिवाइड बाय 10 में से 4 साल हो गया ना, तो 59 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट समझा आपको? जो स्टेप्स लिखा है मैंने फिर भी आपके लिए वो डाइल्यूट किया मैंने, इसलिए 6-7 स्टेप्स हो गया. है 4 ही, बट फॉर यू आई हैव मेड इट 1 more extra. Clear? Fine. So I'm giving you 5 minutes time, then I'll ask any points before we do the questions. 5 minutes starts now. 5 मिनट मतलब 2 मिनट ना, कितना 5 ज्यादा है? हाँ 2 ही रखा था. चलो हाँ क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल में फाइनेंस कॉस्ट इन द सेंस सम इंटरेस्ट इज देयर. इंटरेस्ट इन द सेंस बेचा, लोन में बेचा, डेफर्ड पेमेंट में बेचा. अरे पैसा बाद में मिलेगा, आज माल बेच दिया 2 साल के बाद पैसा मिलेगा. हाँ हमारे लिए कम पैसा मिलेगा ना.
अरे बच्चे, AS10 में था ना डेफर्ड पेमेंट। हाँ, याद है। हाँ, 12 महीने से कम रहेगा तो इग्नोर करने का, कैश डिस्काउंट। 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो अपन उसका डिस्काउंटेड क्या ये ढूंढते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। हाँ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, याद आया। वो सब नहीं करने का ऐसा बोल रहे। हाँ ठीक है, मैं पूछेगा क्वेश्चन, जाना है जाओ मुझे कल। हो गया डन। Last 2 minutes, then we'll ask.
enough of time finished? हो गया सबका? Yes, no? हो गया रीडिंग कि नहीं? चलो बढ़िया है, रीडिंग कर दिया आपने, नाइस। या एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी, इसमें से पता चल जाएगा आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। यहां पर बोर्ड में क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, स्लोली केयरफुली। अर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड gives the following estimate of cash flow relating to PPE on 31st December 20x1. Discount rate 15%. X2, X3, X4, X5, X6 cash flow in lakhs is given. Residual value at the end of 20x X6 is given. PPE was purchased on 1/1/20XX. XX क्या है बोला रहना चाहिए, लास्ट लाइन पढ़ लो। द ईयर 20XX मिला क्या? Year 20XX is the immediate preceding year before the year 20X0. मतलब कहां से शुरू होएगा आपका साल, कहां से शुरू हो रहा है? 20, अरे बोलो ना, पहला कहां से शुरू होएगा? 20XX से शुरू होएगा, फिर आता है X0, फिर X1, X2, X3। समझ में आया? फ्लो समझा क्या? ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, ये हमने खुद क्रिएट नहीं किया है। वो बोलते हैं XX का मीनिंग क्या? इट इज ए ईयर प्रीसीडिंग X0। तो X0 के पहले XX आएगा, फिर 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल फ्लो होएगा। हाँ, नहीं तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। अब नहीं तो हम एज्यूम करके चलेंगे XX क्या है। एज्यूम मत करो, बोलेगा वो लोग। द यूजफुल लाइफ इज 8 years. नेट सेलिंग प्राइस इज 20,000 lakhs. कैलकुलेट ऑन 31st December X1। अपने को काम करना है 31st December X1 को। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20X1। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू of the PPE at the end of 20X1? तो 1 मिनट का टाइम है। ओके, टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। कभी खरीदा था मशीन अपन ने? अरे बोलो। हाँ, यू कैन चेक ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कभी खरीदा था मशीन? कितने में खरीदा था? 40,000 lakhs। एग्री? कितना साल का लाइफ है उसका? तो डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? बोलो, कैसा आया? 40 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कुछ है क्या? स्क्रैप वैल्यू है नहीं है? माइनस किया नहीं किया? कितना मस्त आंसर, किया नहीं किया। तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 1000 डिवाइड बाय 8। हाउ मच डज ए डेप्री कम टू? 4875। हाउ मेनी डिड डेप्री?
मतलब ये 4875 आया सबको, तो बाकी लोगों को क्या आया 5000, और बहुत जन को बहुत अच्छा भी लगा, राउंड फिगर आया, तो मैं तो सॉलिड राइट ही है। हाँ हाँ बोलो, उधर कुछ डाउट है इसको? क्या हुआ? 2 साल का डेप्री आएगा? अरे 1 मिनट, पहला 4875 बराबर है क्या वो देखो ना। हाँ पहला 4875 का बात करो, तो 20xx हो गया। अपने को कौन सा साल के एंड में चाहिए? x1, तो xx के बाद क्या आता है x0, x0 के बाद क्या आएगा, तो कितना साल का डेप्री लगेगा? हाँ, तो माइनस डेप्री फॉर 3 years कितना आएगा? 4875 इंटू 3 कितना हो रहा है? हाँ 14625। तो कैरिंग वैल्यू कौन सा तारीख का कैरिंग वैल्यू मिलेगा? 31 दिसंबर x1, 25,375 आया क्या बराबर? चेक कर लो, दिया है क्या लोग ने? 25,375 आ रहा है क्या बराबर? क्लैरिटी? अरे मैच हो रहा है क्या देख रहे हैं हम? हाँ क्योंकि 5-6 क्वेश्चन है, मालूम पड़ा 6 के बाद देगा भूल गया अपन। हाँ क्योंकि बहुत सारा चेंजेस है उसमें। नेक्स्ट क्या पूछा है सब क्वेश्चन बी में? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मतलब क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर कैश इनफ्लो को क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट। कितने टके पे डिस्काउंट करना है? हाँ तो क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर करो। कौन सा तारीख में बैठ के कर रहे हैं हम? ये कौन सा तारीख में वैल्यू इन यूज ढूंढ रहे हैं हम? 31 दिसंबर x1, तो कौन सा साल का ढूंढेंगे फ्यूचर? x2, x3, x4, x5, x6, 5 साल का। कितना टका डिस्काउंटिंग करने बोला है? 15%। तो बोलो क्या क्या आता है, पहला अपन इधर लिख देंगे। 0.869, 756, 657, 571, 49। तो ये हो गया डिस्काउंटिंग। ये तुम्हारा कैश इनफ्लो है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, पता लगाओ कितना आया वैल्यू इन यूज। मल्टीप्लाई करने का, एम प्लस करने का और बोलने का। मैं रुका है आपके लिए। सॉरी। हाँ ये कुछ बोल रही है 18,000, तो बोलता है 18,510 आ रहा है ना, बोल रहे हैं लोग गलत है, बोल रहे हैं लोग। इसमें लास्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? रेसिडुअल वैल्यू 1000 ऐड करना पड़ेगा। वो किया क्या? नहीं किया, शाबाश। का एक एक जगह में एक एक छोड़ देने का। तो क्या जो मार्क्स आएगा तो बोला नहीं चाहिए, रख दो तुम ही। हाँ हाँ, बोलो। 19,007, 19,007 रुपीज आ रहा है, आया क्या? चेक करते हैं। हाँ ये लोग को आ रहा है, कितना आ रहा है? 19,025 आ रहा है। 18 रुपए का फर्क आ रहा है। ठीक है जाने दो, चलो उतना माफ है। हाँ आगे, तो इधर का आया 19,007 मिला क्या सबको? सब क्वेश्चन सी, सॉरी, सब क्वेश्चन सी रिकवरेबल वैल्यू ढूंढने बोला है ना। इट विल बी व्हाट? हायर, हायर ऑफ व्हाट? नेट सेलिंग प्राइस। कितना है नेट सेलिंग प्राइस? 20,000। एग्री? नेट सेलिंग प्राइस 20,000 है ना।
वर्सेस किसके साथ कंपेयर करने का? वैल्यू इन यूज. कितना वैल्यू इन यूज? 19007. तो क्या पिक करेगा? हायर. विच इज हायर? तो तुम्हारा रिकवरेबल वैल्यू क्या होएगा? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई दिया 20,000. डन. चेक कर लो. 20,000 बराबर है. डन. आगे सब क्वेश्चन नंबर डी. इम्पेयरमेंट लॉस to be recognized for the year 31st December 20x1. Is there an impairment loss? कितना रिकवरेबल वैल्यू है और कैरिंग वैल्यू कितना था? 25,375 कैरिंग वैल्यू है. तो इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? कितने का इम्पेयरमेंट लॉस है? 5,375. ये क्या करना पड़ता है अपने को? लेस. किसमें से लेस करना पड़ता है? कैरिंग वैल्यू. एग्री? तो मेरा कैरिंग वैल्यू कितना था? मेरा कैरिंग वैल्यू था 31 दिसंबर 20x1 को कैरिंग वैल्यू था 25,375. उसमें से कर देगा माइनस इम्पायरमेंट लॉस 5,375. तो मेरा रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आएगा? एग्री विद दिस? चलो ये हो गया खत्म. पूछ रहा है रिवाइज कैरिंग वैल्यू. तो 20,000 लिख दिया हमने. फिर क्या पूछता है? डेप्रिसिएशन फॉर 20x2. आने वाला साल के लिए कितना डेप्री रहेगा? माइनस डेप्री फॉर 20x2. आराम से करना. अभी डेप्री का मिस्टेक करेगा तो मैं एएस इधर ही बंद कर देगा. इसके आगे सिखाएगा नहीं. एएस खत्म हो जाएगा अगर डेप्री में मिस्टेक करके आया तो. अभी सिंपल डेप्री में अपन गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? 11वीं का बच्चे लोग करते हैं डेप्री. 3,800 बोल रहा है. क्या किया? कैसा किया? 20,000 अपॉन 8 years. 8 साल था ना? 8 साल था ना? माइनस. हाँ मैं पूरा लिख रहा हूं. 19,000 डिवाइड बाय 5. दैट कम्स टू व्हाट? तो कितना रहेगा कैरिंग वैल्यू अभी? 16,200. कभी का कैरिंग वैल्यू है? 31 दिसंबर 20x2. एग्री? देख लो मैच हो रहा है. 5,375 20,03,800 सब टैली हुआ बराबर. एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. यू हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट. हाँ रिवर्सल बाकी है वो हम अगला बार उसका भी क्वेश्चन कर देंगे. तो वो एंड हो जाएगा स्टोरी. फिर जो है आगे और भी नए नए चीज हैं. कैश जनरेटिंग यूनिट से बात करेंगे हम. ओके चलो थैंक